हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लिक्विडेटर के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ गुडलक लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 इज एज बिलो। 31 मार्च 2019 को गुडलक लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट को हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। इसमें आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में दे रखा है शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल दे रखी है आपको 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 2 लाख रुपीज़ की, और 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब ये इशूड कैपिटल है, इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप कैपिटल है 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, ठीक है 2 लाख वाला, और फिर है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 75 पेड अप है। ठीक है, 2,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाले हैं, उस पर 75 पेड अप है, और 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच 60 पेड अप है। ठीक है, तो ये दोनों कैपिटल आपको दे रखी है। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस है आपके पास। नॉन करंट लाइबिलिटी में सिक्योर लोन में 5% डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स 1 लाख दे रखा है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी आपके पास क्रेडिटर है, और अदर करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है 5,000। फिर देखिए असेट्स है, असेट्स में नॉन करंट असेट्स में फिक्स में टेंजिबल में है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, मशीनरी है 2,50,000, इनटेंजिबल में पेटेंट्स हैं आपके पास 40,000 के, करंट असेट्स हैं आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक 1,25,000, सन्ड्री डेटर्स है 1,15,000 एंड कैश एट बैंक दे रखा है आपको 30,000। ठीक है, फिर आगे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन अबव डेट, द प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर फॉर 2 years, क्रेडिटर इंक्लूड अ लोन फॉर 50,000 ऑन द मोर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जो है वो 2 सालों से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, और क्रेडिटर इंक्लूड अ लोन फॉर 50,000 ऑन मोर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्रेडिटर के अंदर जो क्रेडिटर आपको दे रखे थे ये वाले 1,45,000 के, उसमें आपके एक 50,000 का लोन भी है जो कि लैंड और बिल्डिंग से क्या है सिक्योर है। ठीक है, द असेट्स वर रियलाइज एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, मशीनरी 1 लाख, पेटेंट 30,000, स्टॉक 1 लाख, सन्ड्री डेटर्स हैं 90,000। ठीक है, इस तरीके से असेट्स रियलाइज किए गए। आगे देखिए द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 10,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंट टू 15,000, द लिक्विडेटर मेड नेसेसरी कॉल्स ऑन पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है वो 10,000 है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट है 15,000, ये भी आपके क्रेडिटर में ऐड है। ठीक है, लिक्विडेटर मेड नेसेसरी कॉल्स ऑन पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर, जो भी पार्शली पेड अप कैपिटल थी इक्विटी शेयर उसके ऊपर लिक्विडेटर ने फाइनल कॉल मंगवा ली है। ठीक है, आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपयुक्त तिथि को कंपनी समापन में चली गई, पूर्वाधिकार लाभांश 2 वर्षों से बकाया है, लेनदारों में 50,000 रुपये का भूमि एवं भवन पर बंधक ऋण सम्मिलित है, संपत्तियाँ इस प्रकार वसूल की गई, भूमि और भवन 1,20,000, मशीनरी 1 लाख, पेटेंट 30,000, स्टॉक 10,000, विविध देनदार 90,000, और समापन के जो व्यय है वो 10,000 रुपये के हुए। पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि 15,000, निस्तारक ने अंशतः प्रदत्त इक्विटी अंशों पर आवश्यक राशि मांग ली, और निस्तारक का लेखा विवरण तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है लिक्विडेटर का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये आपको बनाना है, इसका फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया था, आज उसे हम प्रैक्टिकली बनाकर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। इस क्वेश्चन में एक नोटिसेबल बात यह है कि इसमें आपको लिक्विडेटर का कमीशन नहीं दे रखा है। ठीक है, लिक्विडेटर का कोई भी रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं दे रखा है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनाना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो लिक्विडेटर को रिसिप्ट्स मिली हैं वो सारी कुछ लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैश एट बैंक है वो हम लिख देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट
लिक्विडेटर को मिल जाता है, तो वो मिला था है 30,000, जो बैलेंस हमें दे रखा है बैलेंस शीट में वो हमने लिख दिया। इसके बाद असेट्स कितने रियलाइज हुए वो हम लिखते हैं। असेट्स रियलाइज में देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि वो भी लिक्विडेटर ने किया है रियलाइज, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग जो रियलाइज किया है वो 1,20,000 में किया है, और इसी लैंड एंड बिल्डिंग पर एक लोन भी है, तो लोन की अमाउंट हमें इसमें से माइनस करनी है, क्योंकि लोन वो सिक्योर था, तो इसमें 1,20,000 में से जो भी लोन की अमाउंट है वो कवर की जाएगी। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लिक्विडेटर के पास रहेगी 70,000। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी से जो रियलाइजेशन हुआ है वो हुआ है 1 लाख का। इसके बाद में पेटेंट, पेटेंट से हुआ है 30,000। फिर है स्टॉक, स्टॉक से हुआ है 1 लाख। इसके बाद में है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर से हुआ है 90,000। तो ये रियलाइजेशन हुआ है लिक्विडेटर को, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 4,30,000, क्यों जब हम इनकी टोटल करेंगे तो अब तक लिक्विडेटर के पास कितना अमाउंट आया है 4,30,000, ठीक है। अब इस 4,30,000 से उसे पेमेंट करने हैं, तो वो पेमेंट आपको सीक्वेंस में करने हैं। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था फॉर्मेट में। सबसे पहले जो आते हैं लीगल एक्सपेंसेस, अगर लीगल एक्सपेंसेस नहीं है तो उसे हम छोड़ देंगे। फिर है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, अगर वो भी क्वेश्चन में नहीं है तो उसे भी हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट इनका सीक्वेंसली आपको पेमेंट करना है। फिर नेक्स्ट जो पेमेंट रहेगा वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का रहेगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस से पेमेंट करते जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो भी रियलाइजेशन हुआ है, जो भी रिसिप्ट हुई है उसकी टोटल लगा ली है। तो इस तरफ जो टोटल आ रही है वो आ रही है कितनी 4,20,000, ठीक है। 4,30,000 नहीं, 4,20,000 आएगी, क्योंकि 30,000 70 1 लाख, 1 लाख और ये हो जाएगा 2 लाख, 3 लाख और ये हो जाएगा अगेन 1,10,000, तो 1,20,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4,20,000। तो 4,20,000 की अब तक रिसिप्ट मिली है। अब उससे पेमेंट करने हैं। लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है तो फर्स्ट वाला हट गया। सेकेंड लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं है तो वो भी नहीं लिखना है। फिर हमें लिखना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000, तो हम लिख देंगे 10,000। देन नेक्स्ट पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं 15,000 के हैं हमारे पास, वो पेमेंट हमें करना है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पेमेंट होता है डिबेंचर होल्डर को। उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर का जो डिबेंचर है हमारे पास वो 1 लाख के हैं, ठीक है। प्लस हम उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग था कितना था वो 5,000 था, तो हम 5,000 ऐड कर देंगे। 1,05,000 का जो पेमेंट है वो हो जाएगा डिबेंचर होल्डर को। देन नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है अनसिक्योर क्रेडिटर का। तो हम लिखते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर। अनसिक्योर क्रेडिटर की जो अमाउंट है वो हमें पता करनी पड़ेगी। हमारे पास टोटल जो क्रेडिटर थे वो थे 1,45,000, ठीक है, जिसमें से 50,000 के जो क्रेडिटर थे वो सिक्योर थे, जिनका पेमेंट हमने लैंड बिल्डिंग से कवर कर लिया। फिर इसमें से माइनस करना आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को हम 15,000 का पेमेंट कर चुके हैं, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तो पीछे जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास कितना 80,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 80,000 का पेमेंट हो जाएगा अनसिक्योर क्रेडिटर को।
तो हमारे पास टोटल 4,20,000 थे। 4,20,000 में से अभी तक हमने लगभग 2,00,000 समथिंग पेमेंट कर दिया है, ठीक है, 2,10,000 समथिंग। अभी भी हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है, तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हमारे पास वो है 2,00,000 की। अब इसके ऊपर भी क्या है, डिविडेंड एरियर चल रहा है 2 इयर्स का, लेकिन हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते तो ही हम इनके डिविडेंड का पेमेंट अभी करते। यहाँ पे अभी हम सिर्फ उनकी क्या करेंगे, कैपिटल का पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है इनको पेमेंट करने के बाद में, तो हमारे पास टोटल 4,20,000 था, जिसमें से अब तक हमने जो पेमेंट किया यहाँ तक वो हो गया है 4,10,000। तो अभी तक हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल बचा हुआ है, वो बचा हुआ है 10,000 का बचा हुआ है, ठीक है। तो 10,000 जब हम इसमें से बचेगा जो सरप्लस, उसका हमने पेमेंट करना है किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को। अब इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे अपना। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी कैपिटल का रिफंड किया जाएगा, इसका पता हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस देखिए हमारे पास कितना बचेगा, हमने यहाँ पे लिखा असेट्स रियलाइज। टोटल जो असेट्स हमने रियलाइज़ किए थे वो 4,20,000 के थे, ठीक है। उसमें से हम लेस कर देंगे पेमेंट अप टू प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल तक जो हमने पेमेंट किया वो कितना हो रहा है, 4,10,000 का। तो हमारे पास जो सरप्लस बचा वो कितना बचा, 10,000 का बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सरप्लस कितना बचा, 10,000 का बचा। अब सरप्लस तो है 10,000, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है बहुत ज़्यादा, तो डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट करने जाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो ज़्यादा है, जबकि सरप्लस सिर्फ हमारे पास क्या है, 10,000 है। तो इसमें क्या होगी, डेफिशिएंसी रहेगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी डेफिशिएंसी रहेगी जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। तो देखिए हम देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रिटर्न करनी है हमें। सबसे पहले तो 2,000 जो इक्विटी शेयर हैं एट द ₹75 पेड अप, ठीक है। उनकी अमाउंट बन रही है 1,50,000। फिर है 3,000 इक्विटी शेयर एट द ₹60 पेड अप। तो इनकी जो अमाउंट बन रही है वो 1,80,000 की बन रही है। तो इनका अगर हम वापस पेमेंट करने जाते हैं दोनों का, तो टोटल अमाउंट हमें चाहिए होती 3,30,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है
सरप्लस कितना अवेलेबल है, सरप्लस अवेलेबल है ओनली 10,000। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी डेफिशिएंसी रहेगी, 3,20,000 की डेफिशिएंसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी ये रहेगी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, 3,20,000 की डेफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, अब इस डेफिशिएंसी को हर शेयर होल्डर क्या करेगा, बॉन्ड करेगा। तो देखिए इसको हम कैसे शेयर होल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेफिशिएंसी को। डेफिशिएंसी पर शेयर निकालनी पड़ेगी हमें कि पर शेयर कितना कितना होल्डर को मतलब बॉन्ड करना पड़ेगा। 3,20,000 की टोटल डेफिशिएंसी है और दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल मिला करके हो रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर 5,000। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 64 रुपीज़ पर शेयर आएगी ये। ठीक है, तो पर शेयर 64 रुपीज़ की क्या करनी पड़ेगी डेफिशिएंसी, हर इक्विटी शेयर होल्डर को बॉन्ड करनी पड़ेगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं कि एवरी शेयर होल्डर will bear a loss of 64 रुपीज़। ठीक है, 64 रुपीज़ ईच। अब देखिए 50 रुपीज़ पेड अप शेयर will be returned rupees 11 पर शेयर। ठीक है, तो देखिए 64 रुपीज़ हर शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कैटेगरी के इक्विटी शेयर हैं। एक इक्विटी शेयर वो है जिन्होंने अब तक कितना 75 रुपीज़ पेड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 75 होगा, 75 रुपीज़ पेड अप शेयर विल बी रिटर्न रुपीज़ 11 पर शेयर। ठीक है, जिन्होंने 75 रुपीज़ अब तक पेड कर दिया है तो हर शेयर होल्डर को 64 रुपीज़ का लॉस बियर करना है। तो उसने तो 75 पेड कर दिया है तो उसे 11 रुपीज़ क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने आगे लिखना आपको एंड 60 रुपीज़ पेड अप, 60 रुपीज़ पेड अप शेयर विल पे ₹4 पर शेयर। ठीक है, और जिन्होंने 60 रुपीज़ पेड कर रखा है अब तक उन्हें 4 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विडेटर है वो क्या करेगा, जिन शेयर होल्डर ने 60 रुपीज़ अब तक पेमेंट कर रखे हैं उनसे 4 रुपये मंगवाएगा और जिन्होंने 75 रुपीज़ पेड कर रखे हैं उन्हें 11 के हिसाब से वापस पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, 11 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से वापस पेमेंट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं उस लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में। लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कॉल मंगवाएंगे जो बाकी है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉल्स ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट द ₹4 पर शेयर। ठीक है, तो ये मंगवाई जाएगी 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 12,000 और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹11 ईच। ठीक है, 2000 इक्विटी शेयर पर हम 11 रुपीज़ के हिसाब से वापस रिटर्न कर देंगे, तो ये 22,000 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा ये अकाउंट जो है वो दोनों साइड से हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल दोनों साइड से, क्योंकि जितना पेमेंट अवेलेबल था लिक्विडेटर के पास उसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, और जिससे मंगवाना था उससे उतना मंगवा भी दिया, तो दोनों साइड की जो टोटल होगी वो हो जाएगी 4,32,000। क्लियर। तो यहाँ पे मेन जो बात थी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल सिर्फ कितना था,
10,000 रुपीज़ था, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ने पूरा पेमेंट भी नहीं कर रखा था शेयर्स पे। तो हमने ये पता किया कि एक्चुअली पर शेयर जो है इक्विटी शेयर वो कितना लॉस बियर कर सकते हैं। तो 10,000 रुपये जो सरप्लस था वो हमने टोटल जो शेयर कैपिटल अब तक पेडअप हो चुकी है इक्विटी शेयर उसमें से माइनस कर दिया। तो टोटल जो डेफिशिएंसी थी उनको सभी शेयर होल्डर में बांट दिया। तो वो 64 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो डेफिशिएंसी है वो सारे शेयर होल्डर को बियर करनी थी। तो जिन्होंने पहले ज़्यादा पेमेंट कर दिया है 75 के हिसाब से, तो उनको वापस हमने रिटर्न कर दिया, और जिन्होंने कम पेमेंट किया था उनसे हमने अमाउंट रिसीव कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। पेमेंट सारे सीक्वेंस में होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, और जितना अमाउंट अवेलेबल होगा उतना ही पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। अभी हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हम और इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A limited company which has a paid up share capital of rupees 4,50,000 and loss of 5,07,500 standing in its balance sheet went into voluntary liquidation on 31st March 2019. The following are particulars of its assets and liabilities as on date. तो देखिए एक लिमिटेड कंपनी थी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4,50,000 थी और जिसके लॉस थे 5,07,500। वो कंपनी वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली गई 31 मार्च 2019 को। ठीक है, और इस डेट को उसके जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह से थे। प्लांट स्टॉक एंड डेटर विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू 3,45,000। ठीक है, प्लांट स्टॉक और डेटर जो थे उनकी बुक वैल्यू से रियलाइजेशन हुआ 3,45,000 एंड कैश था 5,000, क्रेडिटर्स थे 1,60,000 एंड 8% डिबेंचर carrying a floating charges of rupees 2 lakh and interest accrued thereon for 6 months। ठीक है, उनके पास डिबेंचर थे 2 लाख रुपीज़ के और उसके ऊपर डिबेंचर का इंटरेस्ट जो था वो अक्रूड था, आउटस्टैंडिंग था 6 मंथ का। द डिबेंचर वर पेड ऑफ विद इन द इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2019। तो डिबेंचर का पेमेंट कर दिया गया। ऑन विच द डेट द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वॉज ऑल्सो पेड टू द क्रेडिटर। ठीक है, एंड क्रेडिटर फॉर 20,000 वर प्रेफरेंशियल एंड द रिस्ट अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो क्रेडिटर जो थे उसमें से 20,000 के प्रेफरेंशियल थे और बाकी जो थे वो सब अनसिक्योर्ड थे। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 2,000। जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो 2,000 लगे। लिक्विडेटर इज एसेंशियल टू पे 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज इंक्लूडिंग कैश। तो लिक्विडेटर को 2% कमीशन दिया जाना था जो भी उसने अमाउंट रियलाइज़ की है उसके ऊपर कैश को इंक्लूड करते हुए, एंड 1% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय द वे ऑफ इट्स ओन रेम्यूनरेशन। और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया है उसके ऊपर 1% उसको क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए लिक्विडेटर को। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। इसको हिंदी में पढ़ लेते। 31 मार्च 2019 को एक सीमित कंपनी जिसकी चिट्ठे में प्रदर्शित पूंजी 4,50,000 रुपये और हानि 5,07,500 रुपये थी ऐच्छिक समापन में चली गई। उस तिथि को संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण निम्न प्रकार था। संयंत्र, स्टॉक और देनदार जिनके पुस्तक मूल्य वसूल हुए 3,45,000, रोकड़ 5,000, लेनदार 1,60,000, चल प्रभार अधिकार वाले 8% ऋण पत्र 2 लाख और इन पर 6 माह का उपार्जित ब्याज। ऋण पत्रों का 30 सितंबर 2019 को देय ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया। उस तिथि को लेनदारों को भी प्रथम एवं अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया। 20,000 के लेनदार पूर्वाधिकार थे और शेष असुरक्षित थे। समापन के व्यय 2,000 रुपये के थे। निस्तारक को वसूल की गई राशि पर 2% रोकड़ को सम्मिलित करते हुए तथा असुरक्षित लेनदारों को वितरित की गई राशि पर 1% पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी है, लिक्विडेटर का कमीशन है 2% तो जो भी उसने अमाउंट रियलाइज़ की है उसके ऊपर, और 1% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट की गई अमाउंट पे। ठीक है, आपको लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट बनाना है।
अब यहाँ पे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसको 1% अनसिक्योर क्रेडिटर पर भी कमीशन मिलेगा, जो भी वो अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करेगा उसके ऊपर। तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं वो भी एक तरीके से अनसिक्योर क्रेडिटर ही होते हैं, तो इन्हें भी आपको इस रेम्यूनरेशन के लिए कंसीडर में लेना है। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन पूरा। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाओगे। सबसे पहले जो भी रिसिप्ट्स हैं उसमें हम लिख देते हैं कैश, जो कैश है रेडी रिसिप्ट रहती है उसे हम लिख देते हैं 5000। इसके बाद जो असेट्स रियलाइज हुए हैं वो लिखते हैं हम। असेट्स से जो रियलाइजेशन हुआ है वो प्लांट, स्टॉक और डेटर सबसे मिक्स हुआ है 3,45,000। ठीक है, तो देखिए अब लिक्विडेटर के पास जो टोटल रिसिप्ट्स हुई हैं वो 3,50,000 की हुई हैं, जिससे उसको सारे पेमेंट करने हैं। तो सबसे पहला जो पेमेंट होता है वो लीगल एक्सपेंसेस का होता है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंसेस है नहीं तो हम उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेमेंट ये तो है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हम लिखते हैं लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन देखिए 2% तो उसने जो भी अमाउंट रियलाइज़ की है उसके ऊपर, तो उसने टोटल जो अमाउंट रियलाइज़ की है वो 3,50,000 की है, तो 2% ऑन 3,50,000, तो ये तो हो जाएगा कितना 7,000। और दूसरा उसको 1% जो भी उसने अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट किया है उसके ऊपर उसको मिलेगा। तो एक जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उसके ऊपर तो हम अभी दे देते हैं, वो भी अनसिक्योर ही होते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है 20,000, उस पर हम 1% दे देंगे तो 200 हो जाएगा। और 1% जो अनसिक्योर क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे उस पर अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको अभी हमें पता नहीं है कि कितनी अमाउंट का पेमेंट करेंगे हम अनसिक्योर क्रेडिटर को, तो वो हमने छोड़ दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेमेंट की तरफ। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिखते हैं अभी हम। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें, वो कितने हैं 2,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की अमाउंट है 20,000, वो हमने पेमेंट कर दी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर भी एक अनसिक्योर क्रेडिटर ही होते हैं, इसलिए हमने पहले ही इसके ऊपर जो कमीशन है वो हमने पहले ही दे दिया है। बाकी के जो अनसिक्योर क्रेडिटर है उस पर बाद में देंगे। फिर हम पेमेंट करते हैं डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर प्लस उनका जो इंटरेस्ट है वो भी हम साथ में, तो डिबेंचर होल्डर की जो अमाउंट है वो 2 लाख है, और प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिबेंचर के ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या है एक्रूड है। तो डिबेंचर है टोटल 2 लाख के, और 2 लाख पर 8% रेट है, तो 2 लाख का 8% करेंगे तो 16,000 आएगा पूरे ईयर का। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 8,000 6 मंथ का, तो वो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा 2,08,000। ठीक है, ये डिबेंचर होल्डर का पेमेंट है। इसके बाद डिबेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर क्रेडिटर का ही नंबर आता है, तो हमने अनसिक्योर क्रेडिटर लिख दिया। अब हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट रिमेनिंग रही है इनके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, टोटल अमाउंट थी हमारे पास देखिए 3,50,000। 3,50,000 में से ये इतने सारे पेमेंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी 1,12,800। ठीक है, तो अभी हम एक बार वर्किंग नोट की तरफ जाते हैं, एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
अब देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि जब तक हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पेमेंट नहीं करेंगे तो हम अनसिक्योर क्रेडिटर को फाइनल पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पूरी अमाउंट अवेलेबल नहीं है अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। क्यों हमारे पास सिर्फ कितना अमाउंट बच रहा है, 1,12,800 ही बच रहा है, जबकि हमारे पास जो टोटल क्रेडिटर है वो कितने के हैं, टोटल 1,60,000 के क्रेडिटर हैं, जिसमें से अगर हम 20,000 प्रेफरेंशियल निकाल दें तो हमारे पास टोटल क्रेडिटर रहते हैं 1,40,000 के, ठीक है, अनसिक्योर, जबकि हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है ओनली 1,12,800। यहाँ तक पेमेंट करने के बाद 1,12,800 ही हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो अनसिक्योर क्रेडिटर को पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो अब अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट पता नहीं रहेगा तो हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब तक लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो जब ये दोनों तरफ से मैटर कंजेस्टेड हो रहा है तो इसके लिए जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। वो फॉर्मूला है अमाउंट अवेलेबल फॉर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एंड अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है। अनसिक्योर क्रेडिटर और लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के लिए जो भी अमाउंट बचती है वो रेट ऑफ रेम्यूनरेशन अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट बच रही है वो है 1,12,800। रेम्यूनरेशन की जो रेट है अनसिक्योर क्रेडिटर पर 1% और 100 प्लस 1 101, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,117 रुपीज़। तो हमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पता चल गया, ठीक है। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जब हमारे पास अमाउंट अवेलेबल है उसमें से माइनस कर देंगे तो हम निकाल देंगे पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो टोटल अमाउंट 1,12,800 में से हम रेम्यूनरेशन 1,117 माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1,11,683। ये पेमेंट हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। तो अभी हम इसे लिखते हैं लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट में। देखिए ये अमाउंट है जिसका हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं लिख देती हूँ 1,11,863 के ऊपर ये आया है 1,117, ठीक है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट 1,11,683 करना है। तो ये अकाउंट की टोटल हो जाएगी 3,50,000। इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो क्लियर, होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और अनसिक्योर क्रेडिटर को अमाउंट का पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये है इसका वर्किंग नोट। पहले हमने जो भी अमाउंट बची थी अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए उससे हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन फाइंड आउट किया बाय द फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला उसका बताया गया था, पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। तो वो फाइंड आउट करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल थी उसमें से अगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे तो हमें अनसिक्योर क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है वो अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये कमीशन और ये अमाउंट दोनों हम इस स्टेटमेंट में लेके जाएंगे और लिख देंगे। फिर इस अकाउंट की टोटल दोनों साइड से इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।